बहुत समय पहले की बात है। वृक्ष नगरी नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत सारे हरे भरे पेड़ हुआ करते थे, जिसके वजह से उस गांव का नाम वृक्ष नगरी था। उस गांव में अनेक घर थे। उन्हीं घरों में से एक घर बिरजू का था, जिसमें कि एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उसमें बिरजू था, बिरजू की पत्नी वंदना और उसकी माँ सरस्वती थी। बिरजू की पत्नी वंदना इतनी कंजूस थी कि वह मुफ्त में किसी को पानी भी नहीं पिलाती थी। वह इतनी कंजूस थी कि वह अक्सर खाना नहीं खाया करती थी, ये सोचकर कि अगर वह खाना नहीं खाएगी तो उस दिन का अनाज बचेगा। एक बार वंदना अपनी चौकी पे बैठी होती है। वह आराम से बैठ के बाहर का नज़ारा देख रही थी। तभी बगल वाली पड़ोसन राधा आती है और कहने लगती है कि अरे वंदना बहन, ज़रा एक कटोरी चीनी दे दो ना। मेरे घर में मेहमान आए हैं और अभी मैं चाय बना रही थी तो अचानक से चीनी ख़त्म हो गई। ज़रा दे दो ना बहन, बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें शाम तक लौटा दूँगी। अभी मेरे घर में ना ही बच्चे हैं ना ही पति हैं। ओह माफ़ करना बहन, लेकिन मेरे घर में चीनी तो कल रात से ही ख़त्म होया हुआ है और मैं तुम्हें चीनी कहाँ से दूँ? बिल्कुल भी चीनी नहीं है मेरे घर में तुम्हें देने के लिए। वंदना झूठ मूठ की बातें अपनी पड़ोसन से कहने लगती है। राधा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन वंदना नहीं थी। राधा कहती है, छी 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 वंदना, इतनी कंजूसी करके कहाँ जाओगी? मैंने कल रात को ही देखा कि तुम्हारा पति 2 झोला भर के चीनी लेके आ रहा है और तुम कह रही हो चीनी नहीं है। छी! और तुम जो मेरे घर से हमेशा चीनी, खीर बनानी है तो दूध दे दो, चावल दे दो, तो मैं तुम्हें खुशी खुशी दे दिया करती थी, और मैंने आज तुमसे चीनी मांगी तो तुम ऐसी बातें कर रही हो। छी छी छी! हाँ हाँ, लाए थे चीनी, तो क्यों मुझे नहीं देनी थी तुम्हें, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कह दिया? कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है कि तुम्हें चीनी देनी है? तुम भी मुझे मना कर देती, तुमने क्यों दिया मुझे दूध खीर? मैंने थोड़े ना बोला था कि तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा। तुम्हें तो मैं ऐसे भी कुछ भी नहीं दूंगी। अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। राधा को काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बिरजू का एक अच्छा सा ही मिठाई का दुकान था, जिसमें कि वह तरह तरह की मिठाइयाँ रखता था। बंगाल के मशहूर रसगुल्ले थे, काला जामुन था, कई प्रकार की बर्फियाँ थी, लड्डू थे। बिरजू हर रोज़ अपनी दुकान पे आता और उसकी हर रोज़ अच्छी कमाई हो जाती थी। वह जैसे ही दुकान के अंदर आता, एक ग्राहक आता है और बिरजू से कुछ देर में वह कहने लगता है कि नमस्ते बिरजू भैया, तो आज मैं ज़रूरी काम के लिए आया हूँ। फटाफट मेरे लिए 5 किलो रसगुल्ले, 2 किलो लड्डू, 1 किलो उजला रसगुल्ला और आधा किलो बर्फ़ी पैक कर दीजिए। जल्दी जल्दी पैक कीजिएगा, बहुत ज़रूरी काम आन पड़ी हैं इन मिठाइयों की। अरे अरे ठहरो भाई, मैं अभी तुरंत पैक कर देता हूँ। 5 किलो रसगुल्ले और जितनी भी अपनी सारी मिठाइयाँ बोली मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है। मैं भी पैक करके आपको दे देता हूँ। ये लो, पैक भी हो गए। लो अब रख लो, और हर वक्त की तरह इस बार भी मिठाइयाँ मेरी तरह से ही खरीदना, होली दिवाली में भी। चलो लो भाई, अब जाओ। और क्या त्योहार मना रहे हो? वो ऐसे ही घर में मेहमान आए हैं भाई, इसलिए ठीक है अब मैं चलता हूँ। बिरजू का वह ग्राहक वहाँ से बहुत सारी मिठाइयाँ पैक करवा कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी वंदना खाना बना रही होती है। वंदना उस दिन ना ही सब्जी बना रही थी, ना ही दाल बना रही थी, ना ही चटनी बना रही थी। वह सिर्फ गर्मा गर्म चावल बना रही थी, वो भी कढ़ाई में, क्योंकि उसके घर में जो पतीला होता है वह कब से ही टूटा हुआ है, लेकिन वह दूसरा पतीला नहीं खरीद रही है। यह सोचकर कि वह कढ़ाई में बनाएगी चावल तो पतीले के पैसे बचेंगे, इसलिए वह लंबे समय से कढ़ाई में ही चावल बनाती आ रही थी। वह कुछ देर में अच्छे से गर्मा गर्म चावल बना लेती है और अपने पति और सास को खाना खाने के लिए बुलाती है। कुछ देर में वहाँ पे सास और पति खाना खाने आते हैं। वंदना दोनों के आगे सिर्फ चावल, नमक और एक हरी मिर्ची का टुकड़ा रख देती है और उन्हें खाने के लिए कहती है। वह सादा खाना देखकर सास कहती है, अरे बहू, ये सादा चावल कैसे खाएंगे हम लोग? इसके साथ सब्जी या चटनी या कुछ दाल ही दे दे, तभी तो खा पाएंगे। ये मिर्ची और नमक के साथ कैसे खाएंगे हम लोग?
बड़ी भूख लगी और तू ऐसा माँ जी भूख लगी है तो इसलिए ही तो मैंने आप दोनों के आगे खाना रखा है। और मैंने सोचा कि रोज रोज तो आप लोग चावल सब्जी खाते ही हैं, तो मैंने सोचा आज सिर्फ सादा चावल खाइए। आज नहीं मैंने दाल चटनी कुछ भी नहीं बनाई। इससे क्या होता है ना कि सब्जी के पैसे भी बचते हैं, दाल के पैसे भी बचते हैं और अनाज लंबे समय तक चलता। तुम बेवकूफ हो वंदना। मैं पैसे किस लिए कमा रहा हूँ कि हम लोग ढंग से खाना भी ना खा सके? तुम पैसे बचा के करोगी क्या? ना ही तुम अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदते हो, ना ही हम लोग को अच्छा खाना खिलाते हो, ना ही घर के सामान खरीदते हो। तो तुम पैसे बचा के आखिर करोगी क्या? कुछ तो नहीं कर सकती तो पैसे क्यों बचा रही हो? हमें तुम भूखा ही रहने दो, मार दो भूखा जान, ऐसे ही सिर्फ सादा सादा खाना खिला के। 2 दिन पहले भी तुमने हमें रोटी और नमक खाने के लिए ही दिया था और कह रही है रोज रोज कहाँ तुम सब्जी बनाती हो? तुम्हें दिमाग काम नहीं करता है? ओफो बस भी कीजिए, कितनी बातें सुना रहे। खाना है तो खाइए वरना मत खाइए, रहने दीजिए मैं खा लूंगी। आए बड़े, कितनी बातें सुना दी हैं। अगर भूख लगी है तो खाओ वरना मत खाओ, समझे ना? इतनी बातें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं खाना है साइड में रख के चले जाना। आए बड़े बड़े। वंदना मुंह ऐंठ कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ से सास कहती यही दिन देखने रह गए थे बिरजू। देख तो बुढ़ापे में क्या क्या सहना पड़ रहा है। ढंग का खाना मुझे नसीब नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने तेरी शादी करवाई थी इस करमजली से। देख तो भला हमें सादा खाना खिला रही है। पैसे का तू इसे पैसे मत दे। मैं पैसे कहाँ देता था? आप ही ने तो बोला बेटा अब तू बहू को पैसे दिया कर, मुझे नहीं। मैं तो इसे शादी भी नहीं कर रहा था, आपने जोर जबरदस्ती से मुझे शादी करा दी कि बहू का कम पैसा खर्च करेगी तो पैसे बचेंगे। आपने ही तो मुझे शादी करवाई थी। बिरजू गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है और वह खाने का एक निवाला भी नहीं मुंह में रखता है। सास उसे देखती रहती है लेकिन वो भी क्या कर सकती है। दूसरी तरफ वंदना अपने घर के बाहर चौखट पे बैठी होती है। वह अकेले बैठी होती है क्योंकि वह सारे घरों से वह लड़ाई करके रखी थी। उसकी जितनी भी पड़ोसन थी वह सबको हमेशा अपने से दूर रखा करती थी। वह किसी को कुछ भी नहीं दिया करती थी। बस एक राधा ही अकेली थी जो उससे बातें किया करती थी। अब वो भी नहीं रही तो अब बिल्कुल वह अकेली अपने आप चुपचाप बैठी रहा करती थी। वह बैठी तभी वहाँ से एक गरीब बूढ़ी महिला गुजरती है जो कहती है अरे बेटा कुछ खाने को है तो दे दो ना, बहुत भूख लगी है। 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है मैंने, कुछ भी है तो दे दो, बड़ी भूख लगी। नहीं नहीं, मेरे घर में भी खाना नहीं है। मेरे घर में थोड़ा सा खाना था जो मेरे सास और पति ने खा लिया। माफ करिए, मुझे खाना नहीं है। आगे आप बढ़िए, बिल्कुल भी खाना नहीं है। वंदना बूढ़ी औरत को खाना देने से मना कर देती है। फिर बूढ़ी औरत कहती थी ओह चलो खाना नहीं है तो 2 घूंट पानी ही पिला दो बेटी, बहुत प्यास भी लगी है। दे दो ना ज़रा पानी, बड़ी प्यास जाग रही है मेरे गले में। अरे अरे, कैसी बूढ़ी औरत हो तुम? मैंने मना किया ना, ना ही मेरे घर में खाना है ना ही पानी है, कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। अब चलो दफा हो जाओ यहाँ से। भीख मांगने का तरीका बहुत ही अलग है तुम्हारा। सीधा सीधा भीख मांगो कि खाना दे दो, मुझे पानी दे दो, भीख मांग रही हूँ। चलो चलो अब यहाँ से निकलो। आ गई, रोज रोज कहाँ से कहाँ चली आती हो। वंदना बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। वह बूढ़ी औरत फिर कहती है क्या क्या कैसी है रे तू, एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती? छी, और ये खाना पानी के लिए तू ऐसे कर रही है? चल जा, देख तू कितना भी खाएगी ना तेरी पेट में और भूख बढ़ती ही जाएगी। तू सब कुछ खा जाएगी फिर भी तेरे पेट में भूख बढ़ती ही रहेगी। समझ आया तुझे? वह बूढ़ी औरत ये बातें कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर पीछे से कहती है वंदना ये बूढ़ी औरत पागल हो गई है क्या? क्या क्या बोल के चली जाती है। लगता है मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वैसे भूख तो लगी है, कहीं इस बूढ़ी औरत की बातें तो सच नहीं होगी। अरे नहीं नहीं, मैंने तो अभी खाना ही नहीं खाया, इसलिए शायद भूख लगी है। मैं जाती हूँ, खाना खा लेती हूँ, ठीक है? वंदना ये कहकर खाना खाने जाने लगती है। वह चुपचाप बैठ जाती है और खाना खाने लगती है। वंदना अब खाना खा रही होती है
लेकिन वह खाना खा ही रही थी। उसका पेट तो बिल्कुल भी भरा भरा नहीं लग रहा था। वह बार बार निवाला ले रही थी और वह खाई जा रही थी। वह सच में पूरी थाली ख़त्म कर देती है, पर फिर भी उसका भूख तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही होती है। तभी वंदना कहते, अरे ये क्या हो रहा है? मुझे तो और सच में भूख लग रही है। बाप रे, इतनी जोरों की भूख, इतना सारा खाना खा लिया फिर भी जोरों की भूख लग रही है मुझे। वंदना काफ़ी भूखी होती है। वह ये बातें कहकर वहाँ से चली जाती है और पास में ही पड़ोसन का घर था, जिसमें कि पड़ोसन बाहर पानी लाने गई थी खाना रखकर। वह पानी लाने गई ही थी कि तभी उसके घर के अंदर चली जाती है वंदना और वहाँ पर बैठ जाती है और बहुत सारी प्लेटें खाने की लगाकर वहाँ पे खाने लगती है। वह राधा के घर का भी सारा खाना खा लेती है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है और कहती है, आह, और खाने की इच्छा हो रही है, बहुत भूख लगी है, लगता अभी पेट फट जाएगा भूख से। ऐसा करती हूँ, मैं इनकी दुकान चली जाती हूँ, वहाँ पे बहुत सी मिठाइयाँ रखी होगी, मैं खा लूँगी कुछ, शायद मेरे पेट की भूख शांत हो जाए। हाँ, मैं वहीं पे चली जाती हूँ। वंदना विरजू की दुकान पे जाने लगती है उसके यहाँ की मिठाइयाँ खाने के लिए। वह उसके दुकान पे जाती है और जितनी भी मिठाइयाँ रखी होती है वह शांत से बैठती है और उसे ज़्यादा समय नहीं लगता है। वह तुरंत चुटकी भर में सारी मिठाइयाँ ख़त्म कर देती है और ख़त्म करने के बाद वह वहाँ से जाने ही लगती, तभी कहती है, हे भगवान, ये तो दुकान की सारी मिठाइयाँ मैंने ख़त्म कर डाली, फिर भी भूख और लग रही है मुझे। हे भगवान, अब क्या हो रहा है होगा मुझे। ऐसा करती हूँ, घर में थोड़ा अनाज और पड़ा होगा, उसे भी मैं पका लेती हूँ और फिर खा लेती हूँ, शायद घर के अनाज से मेरी भूख शांत हो जाए। वंदना ये बातें कहकर वहाँ से जाती है और अपने घर में फिर से वह अपने लिए खाना बनाने लगती है। वह खाना बना रही थी, कुछ देर में खाना बन के तैयार होने ही वाला था। खाना बन के जैसे ही तैयार हुआ, अपने आगे वे सारी प्लेटें लगा लेती है। कुछ देर में उनमें से आधा से ज़्यादा प्लेट ख़त्म हो जाती है। तभी वहाँ पे उसके सास और पति आते हैं और कहते हैं, अच्छा तो सारे गांव का खाना तुम खा गई और बिरजू की दुकान की सारी मिठाइयाँ भी। मुझे अब पता चला, अब मुझे विश्वास हो रहा है कि उस दिन तुमने उस बूढ़ी औरत को खाना देने से मना किया था ना, इसलिए उसका श्राप तुम्हें लग गया है, इसलिए तुम इतना खाना खा रही हो। माँ जी, सच में आपके सही कह रही हैं, मुझे उन बूढ़ी औरत का ही श्राप लगा है। मैं इतना खाना कैसे खा सकती हूँ? मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती। मुझे माफ़ी मांगनी होगी उनसे। मैं बाहर जा रही हूँ माँ, वो बूढ़ी औरत हर रोज़ आती हैं। हाँ जा बहू जा, उनसे तुम माफ़ी मांग ले, क्या पता माफ़ी मांगने से तेरा श्राप मुक्त हो जाए। जा, वो बाहर ही हर रोज़ रहती हैं बैठी, जा यहाँ से गुजरती हैं अपने घर के पास से। वह अपने घर में कुछ नहीं मांगती है क्योंकि तूने उन्हें डांटा था ना। जा उनसे माफ़ी मांग लेना, अच्छे से माफ़ी मांगना। सरस्वती वंदना को अच्छे से समझा देती है कि माफ़ी भी मांगनी है तुम्हें अच्छे दिल से। वंदना कहती है, हाँ हाँ माँ जी, वो बाहर ही में रहती हैं। मैं जाती हूँ और वह कहीं से भी आएंगी तो मैं उनसे बहुत दिल से माफ़ी मांगूंगी। क्या पता ऐसा करने से मैं श्राप से इससे मुक्ति पा लूँ। वंदना ये बातें कहती है और बाहर जाती है और बाहर अपने चौखट पे बैठकर उन बूढ़ी औरत का इंतज़ार करने लगती है। वह बूढ़ी औरत तो वहीं पे तुरंत पास से जाने ही लगती है। तभी वंदना उनके सामने आकर खड़ी होकर कहती है, कहाँ जा रही हैं आप? आपने मुझे इतना बड़ा श्राप क्यों दे दिया? मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं कभी भी किसी गरीब को खाना खिलाने से मना नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा आप मुझसे ये श्राप वापस ले लीजिए ना। मैं अब से ऐसे किसी के साथ नहीं करूँगी। ये श्राप वापस ले लीजिए। मैं सारा घर का खाना खा चुकी हूँ, पूरे गांव का खाना खा चुकी हूँ, फिर भी मेरी भूख शांत नहीं हो रही है। मुझे माफ़ कर दीजिए आप, कृपा कर मुझे माफ़ कीजिए। ये श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकती, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। देखो, मैं तुम्हें कुछ दे रही हूँ,
ये एक जादुई आम का फल है। इसे काट कर अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर खाना, और जो इसका बीज होगा गुठली, इसे अपने आंगन में अच्छे से लगा देना, और लगाने के बाद इसमें कुछ ही दिनों में एक बड़ा सा आम का पेड़ आएगा जिसमें बहुत से फल लगेंगे। उन फलों को तुम्हें सभी बच्चों, बूढ़े, जो भी तुमसे मांगे, जो भी उस पेड़ से ये फल तोड़े, उन्हें खाने देना। उन्हें ज़रा भी टोकना मत, वरना ये श्राप तुम्हें फिर से लग जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपकी वजह से मैं इस श्राप से मुक्त हो रही हूँ। धन्यवाद। अब मैं किसी को भी भूखा अपने दर से नहीं भेजूंगी। सबको मैं भरपेट खाना खिलाऊंगी। सच में। वंदना को समझ आ जाता है और वह आम को अच्छे से टुकड़ों में बांटकर अपने परिवार के साथ खाने के लिए बैठती है। सभी आम के टुकड़ों को बड़े प्रेम से खाते हैं और बची उसकी गुठली को तो अपने आंगन में वंदना लगाने लगती है। उस गुठली को पेड़ जादुई होने के कारण वह तुरंत बढ़ने लगता है और तुरंत से एक बड़े से सुंदर आम का पेड़ बन जाता है, जिसमें कि अनेक सारे फल लगते हैं, और सभी फलों को बच्चे बड़े ही आनंदमयी से तोड़ते हैं और खाने लगते हैं। और वंदना किसी को भी ज़रा सी भी डांटती नहीं है। वह सबको प्रेम से फल तोड़ के खाने की अनुमति देती है। कोई भी उसके घर में आता तो पेड़ का फल ज़रूर चखता। सब्सक्राइब।